हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में NBS एग्ज़ाम 2024 के लिए अगर आपने नॉन टीचिंग वाली पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कॉमन हैं, तो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है? तो हमको जूल में बताना है ऊर्जा को। तो हमें पता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। अब हमें ये यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट। तो हमें 250 यूनिट को हमें 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो 3.6 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 250। अब इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखेंगे कितनी ऊर्जा का उपयोग किया गया है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 10⁸ जूल के बराबर ऊर्जा का उपयोग किया गया है, जो कि करेक्ट आंसर है ई ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का न्यूमेरिकल है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम संबंधित है संवेग से, जो कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और संवेग इसमें ये है, तो संवेग करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में, टेस्ला में। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करते हैं। रिएक्टर स्केल से क्या मेजर करते हैं? भूकंप की तीव्रता को। तो 4 ऑप्शन के बारे में ध्यान रखना आप सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आप सभी को पता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 20 और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो किसी यौगिक की सबसे संभव छोटी इकाई को कहा जाता है परमाणु। सही आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? तो इनमें से कौन सी उपधातु नहीं है? करेक्ट आंसर करेंगे सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये उपधातु हैं, जबकि सेलेनियम ये उपधातु नहीं है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉयल बनाने में आसानी होती है? तो ऐसा कौन सा गुण होता है धातुओं में जिसे हम पत्थर फॉयल के रूप में आकार दे सकते हैं? तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। अच्छा, तार के रूप में, वायर के रूप में हम किसी भी धातु को बना सकते हैं, तो वो कौन सा गुण होता है? तन्यता। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना। और चालकता का मतलब होता है किसी भी विद्युत मेटल में, मतलब किसी भी विद्युत धारा को फ्लो कराने के लिए चालकता की आवश्यकता होती है। तो कोई भी मेटल होता है वो चालकता होती है उसमें, उसी के कारण विद्युत धारा फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? तो रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई है क्या है? मोल। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है? 90 ग्राम पानी है, उसमें मोल की संख्या बतानी है। हमको पानी का फॉर्मूला पता है H2O ये होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, उसका 2 है अणु, तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पे 16। तो आप देखेंगे 16 और 2 18 हो रहा है। अब इसमें दे रखा 90 ग्राम में, तो 18 से डिवाइड कर देंगे 90 को, तो कितना आ गया? 18 पन्ना 90। तो 5 मोल आ गया इसका करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 अणु हैं ऑक्सीजन के, तो ये इसका हो गया 32। अब आप देखेंगे 44 इसका हो गया। अब लेकिन 10 मोल्स में निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 444 द्रव्यमान। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। साइंस के आपकी परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10वें क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो किस तत्व के होते हैं प्रतीक में 2 अक्षर शामिल? कार्बन के में सी होता है 1 अक्षर, आयोडीन के में आई होता है 1 अक्षर, लोहा में एफ ई, मतलब 2 अक्षर यूज होते हैं। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अब आप देखेंगे फ्लोरीन में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 11वां क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए? तो किस अवस्था में होना चाहिए आवश्यक माध्यम? तो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में ध्वनि संचरण कर सकती है, फ्लो कर सकती है। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इनमें से सभी। निर्मास से होकर ध्वनि फ्लो नहीं कर सकती। 11वें क्वेश्चन को देखेंगे, 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की पावर होती है, शक्ति कितनी होती है? आप सभी को फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू क्या होता है? B इंटू आई। P क्या पावर, B क्या वोल्टेज और I क्या धारा। तो यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट दे रखा है, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे धारा 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 3 36 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? ये ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो आप देखेंगे द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहते हैं बल, F इक्वल टू एम इंटू ए, तो इसे कहते हैं बल। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। तो कितनी ऊर्जा उपयोग की गई है, कितनी शक्ति, वही आपको पूछा है वाट में। तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है V²/R। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, तो इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसमें वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट, मल्टीप्लाई फिर से 12 वोल्ट क्योंकि स्क्वायर करना है, और ओम मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4। अब 4 से काटेंगे 3 बार और 12 3 36 वाट भी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छे क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी ने तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है शक्ति की कौन सी इकाई नहीं है। तो देखेंगे ध्यानपूर्वक, P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है W/T। W क्या है? ऊर्जा, जूल कार्य, और T क्या है? समय। तो जूल कार्य को जूल में मेजर करते हैं और T को समय सेकंड में। तो यहाँ पे ये भी शक्ति का मात्रक है, मतलब शक्ति की इकाई है ये भी शक्ति की है, अश्व शक्ति भी है, और वाट ये भी शक्ति की है। किलोवाट नहीं होती है, किलोवाट घंटा में ये क्या होती है? ऊर्जा की। कैसे कि 1 किलोवाट, मैंने बताया था 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट के बराबर होता है, और ये 3.6 10⁻6 जूल के बराबर भी होता है। तो ये शक्ति की इकाई नहीं है, ये ऊर्जा की इकाई है, जो कि विद्युत ऊर्जा की। तो ध्यान रखेंगे। 16वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस में यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं क्योंकि इन्हें मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। 17वां क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उस पर कहा जाता है वजन। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। ध्यान दीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है, वेग और समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। तो वेग और समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही जवाब दें सभी। तो वेग और समय का ढलान कहलाता है त्वरण। तो आप सभी जानते हैं
ये एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है b/t। b क्या है, वेग, और t क्या समय। तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जो कि वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन है 12 kg की एक वस्तु पर जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें नेतु ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया त्वरण दे रखा है g की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको जूल में ऊर्जा निकालनी है, जो कि आप सभी जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, mgh। m की वैल्यू दे रखी है 12 kg। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपको ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, लेकिन उससे पहले हमको जी की वैल्यू दे रखी है 9.8। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा। तो 12×5 और 6×9 = 54। मतलब किस ऑप्शन के करीब आंसर है, तो इसका सही जवाब है 58, मतलब 588 जूल। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। इस तरीके से करना था। 20वां क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। तो चारों के बारे में ध्यान रखना, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। तो ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार होता है, कैसा होता है, फैला हुआ वृत्त के समान। जैसे कि मैं आपको बता दूं किस तरह से होता है। इस तरीके से ये परिक्रमा का आकार होता है, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो इस तरीके से होता है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु से चल रही है। तो कोई वस्तु कैसी गति से चल रही है, घटती हुई चाल से। धीमी गति से चल रही है, मतलब घटती हुई चाल से चल रही है, तो उसी को मंदता कहते हैं। राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इनमें 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किलोवाट। किलोवाट किसकी है, पावर की, जो कि आप सभी जानते हैं। वाट ये किसकी होती है, शक्ति की। और किलोवाट भी कर सकते हैं इसे, किलोवाट तो ये भी शक्ति की है। जबकि कैलोरी, जूल और वाट सेकंड ये किसकी इकाई हैं, ये हैं ऊष्मीय ऊर्जा की। तो इसमें से ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है बी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे नहीं है, पूछा है तो किलोवाट नहीं है, जबकि ये तीनों हैं। करेक्ट आंसर ध्यान रखेंगे। 24वें क्वेश्चन को देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 25वां क्वेश्चन है, जब एक वस्तु पर एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, आप देखेंगे इस तरह से वृत्ताकार पथ होता है, उसमें कोई भी चीज़ घुमाई जाती है तो उसकी दिशा परिवर्तित होती है, जो कि इधर भी हो जाएगी, इधर भी, कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती है, चारों तरफ घूमती है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।